नमस्कार, डिकोडिंग 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। एसआईआर से बंगाल बहुत डरा हुआ है। बिहार में हुआ, आपने देखा बिहार के चुनाव के ठीक पहले, और उसके बाद अब बंगाल में। और ऐसी खबरें आ रही थी कि बहुत सारे बांग्लादेशी जो अवैध रूप से बंगाल में आके टिके हुए थे, रह रहे थे, वो धीरे-धीरे करीब 26,000 के आसपास माना जा रहा है कि वो चले गए बांग्लादेश वापस। लेकिन एसआईआर की कार्रवाई में बहुत अ, अड़चनें डाली जा रही हैं बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। तो क्या वजह है उसकी, राजनैतिक क्या कारण है और कैसे उसे ठीक किया जा सकता है, इस बारे में हमारे साथ हैं संदीप मिश्रा जी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। उनसे बात करेंगे इस बारे में। संदीप जी, आपका स्वागत है। जी, राकेश जी नमस्कार, आपके दर्शकों को बहुत-बहुत स्वागत है। जी। संदीप जी, एसआईआर से सोचा जा रहा था कि वोटर लिस्ट ठीक कर ली जाएगी, लेकिन अभी तो एसआईआर को लेकर बंगाल में बहुत बवाल मचा हुआ है। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि बीएलओ को काम ही नहीं किया करने दिया जा रहा है। तो क्या है ये पूरा माजरा? देखिए, माजरा ये है कि एक बात होती है भाईचारे की और भाईचारा एक ऐसा है, कभी-कभी इसमें भाई ही चारा बनता है। आपके दर्शक सोचेंगे मैं भाईचारे से बात की क्यों शुरू कर रहा हूँ? तो और बातों को कनेक्ट कर रहा हूँ आपके साथ कि आपको अगर याद हो तो कश्मीर में जब 90 के दशक में हिंदुओं का पलायन हुआ था, वो भी भाईचारा हुँ, में भाईचारा बना था। लाहौर हुँ, से जब हिंदुओं का पलायन हुआ भारत की तरफ 1947 के बंटवारे में, वहाँ भी बहुत अच्छा भाईचारा था। लेकिन इस भाईचारा के बीच एक चीज़ होती है प्रॉपर्टी, संपत्ति। हुँ, और जब ये हुँ, लगता है कि अगले के पास पेपर नहीं है, तो किसी तरह उसको डराओ, धमकाओ और यह भय पैदा कर दो कि तुम्हारे लिए अब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। तो हमें वह प्रॉपर्टी जो 200 करोड़ की है, वो मुझे 25 लाख रुपए में मिल जाएगी। तो यह हुँ, भाईचारा जब दिमाग में आता है, तो लगता है भाई का चारा खा लेकर के ये हम अगर 25 लाख में 200 करोड़ की हुँ, प्रॉपर्टी पा जाएँगे, तो कोई हर्ज नहीं हुँ, है। तो चाहे हुँ, वो अपना सगा भाई ही क्यों ना हो, एक धर्म विशेष के लोगों में तो रहा है कि बाप बेटे के गला काटते रहे हैं, लेकिन बात मैं सार्वजनिक तौर पे कह रहा हूँ, सबका है ये कि अगर कहीं इस तरह का हुँ, मौका मिलता है तो चूकना नहीं चाहता है। तो आज हुँ, हुँ, बांग्लादेश में जो चीज़ हुई है पिछले मतलब यूसुफ सरकार आने के बाद से, लोगों को एक लग रहा है कि जो सेकुलर स्टेट था, वह अब हुँ, रिलीजियस स्टेट बन चुका है, इस्लामिक स्टेट बन चुका है। हुँ, दूसरी हुँ, बात जो है, पश्चिम बंगाल में ममता बहन जो चीज़ सोचती थी कि भारत के मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठी दोनों एक साथ मिलकर मेरे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन यहाँ कहानी पलट गई। बांग्लादेशी मुसलमान की प्रॉपर्टी पर बुरी नज़र उन लोगों की है जो भारतीय मूल के लोग हैं। और वह हुँ, उसको यह मौका देख रहे हैं कि अगर इनको डराया धमकाया गया तो 2 दिन के अंदर ही हमारा पड़ोस का जमीन छोड़ करके चले जाएंगे, 10 लाख का ट्रक हमें 1 लाख रुपए में बेच करके चले जाएंगे। और इस तरह जो डर और भय दिखाया गया है उससे बांग्लादेशियों को अब लगता है कि भारत में हम किसी महत्व की चीज नहीं रहे हैं और हमें यहाँ से अपने इस्लामिक स्टेट में भाग लेना जो है ज्यादा सुरक्षित उन्हें महसूस हो रहा है। और इसीलिए भगदौड़ भागम भाग मच गई है, भगदड़ मच गई है। और वो भगदड़ ही कहीं न कहीं राजनीतिक दलों के लिए एक निराशा दिखा रही है, जो इस बात को उम्मीद कर रहे थे कि कहीं बांग्लादेशी भारत में उपद्रव करेंगे। आप देखिए ना एसआईआर होने के बाद से बांग्लादेशी कहीं धरने पे नहीं है, बांग्लादेशी कहीं उपद्रव में नहीं है, बांग्लादेशी कहीं इस बात की डिमांड नहीं करें मुझे नागरिकता दो, बल्कि वो पतली गली पकड़ करके निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिसके बदौलत वो कह सकते थे, वही कह रहा है भाई तू धीरे से भाग ले यहाँ से, यहाँ रहेगा तू जेल जाएगा। और यह डर जो है उनको जो है कहीं न कहीं एसआईआर प्रक्रिया का सामना न करने के लिए प्रेरित कर रहा है। भैया एसआईआर का अगर सामना करोगे तो कहीं न कहीं तुम जेल चले जाओगे। क्योंकि एसआईआर का मैं थोड़ा दर्शकों को आपको एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि जी, यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, बंगाल में हो रही है, लेकिन जिन स्टेट्स में नहीं हो रही है वहां पर आपको मिसगाइड किया जा सकता है, देखो जी बहुत गलत हो रहा है। पहली बात तो एसआईआर फॉर्म के 3 हिस्से हैं। पहले में आप वो इंफॉर्मेशन देते हैं जो आपकी आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड्स में है। नीचे के पार्ट ए में अगर आपकी 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, 2003 में जो एसआईआर हो रखा है उसमें अगर नाम है,
वो डिटेल आपको देनी है उस समय जो पोलिंग बूथ था वहां के पार्ट में और किस सीरियल नंबर पे आपका नाम था। तो अगर इस पार्ट में आपके नाम और सीरियल नंबर पे वोटर लिस्ट पड़ी हुई है, मतलब 22 साल पहले अगर आप भारत के वैध नागरिक थे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। इलेक्शन कमीशन भी आपके कुछ नहीं करेगा, बस क्रॉस चेक करेगा 2003 वाली लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं। नाम है तो टिक, आप किसी धर्म मजहब पंथ पर को मानने वाले हो उससे इलेक्शन कमीशन को कोई मतलब नहीं है, योर नेम इज ओके। लेकिन जो पार्ट बी है, पार्ट बी जो दूसरा हिस्सा है, उसमें अगर आपका अपना 2003 की उसमें नाम नहीं है लिस्ट में, तो आपको अपने बाबा का, अपने पिताजी का, अपनी माता का, अपने भाई का, अपनी पत्नी का, किसी का भी अगर डिटेल है 2003 की लिस्ट में कि किस विधानसभा के किस सीरियल नंबर पे आपका पोलिंग बूथ पे वोटर सीरियल नंबर है, और उसमें अगर आपका नाम मिसप्रिंट भी है तो मिसप्रिंट वाला नाम ही उसमें आपको लिखना है, जिससे कि इलेक्शन के अधिकारी वो क्रॉस चेक कर लें कि भाई आपके परिवार का कोई सदस्य 22 साल पहले इस वोटर लिस्ट में था, तो इसलिए हम उस नाम को जो है जारी रखेंगे, दिस इज द जेन्युइन वन। तो ये दोनों तरीके तो हो गए जिसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात आएगी जब आपको कोई डेटा इलेक्शन कमीशन के पास नहीं मिलेगा और जो आपका वोटर लिस्ट में नाम है उसको सपोर्ट करने के लिए 13 डॉक्यूमेंट देने की बात आएगी। और यहाँ 13 डॉक्यूमेंट का आप जान ही रहे हैं कि बिहार के मामले में सुप्रीम कोर्ट तक क्या सुनवाई हुई है, उस पर राजनीतिक दलों को पूरी तरह से निराशा हाथ लगी है। तो जो बांग्लादेशी घुसपैठिया है उसके लिए लगता था कभी कि भाई हमारा वोटर लिस्ट में नाम हो गया, आधार कार्ड हो गया, तो अब हम तो परमानेंट रेजिडेंट हो गए भारत के। लेकिन उन्हें यह नहीं पता थी कि एसआईआर की प्रक्रिया में आधार कार्ड आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, और सिर्फ इलेक्शन आई कार्ड बन जाना किसी तरह से एन केन प्रकार किसी भी डॉक्यूमेंट के आधार पे, दिस इज नॉट द परमानेंट कि आपका वेरीफाई नहीं किया जाएगा, आपका कभी चेक नहीं किया जाएगा। तो ये जो क्रॉस चेक हो रहा है दिस इज ओनली, अगर सही बात तो यह है पुराने कागज निकाले जाए तो कितने लोग फर्जीवाड़े में फंसेंगे कि भाई आपने वो इलेक्शन आई कार्ड जो बनवाया है उस किस पेपर के आधार पे बनवाया है। तो इन सब चीजों के भी उठेंगे, तो ये भगदड़ सी मची है। और इस भगदड़ का जो नतीजा हुआ है कि अब पश्चिम बंगाल में जो वहां का भाईचारा है वह भाईचारा ही एक भाई को मार के वहां से भगा रहा है कि बेटा तू न्यू टाउन खाली कर दे, बेटा तू ये शहर खाली कर दे, अब तेरे लिए जगह नहीं है, तू अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा है बेच दे, निकल जा, खाली कर दे और बांग्लादेश निकल। और बांग्लादेशियों को भी जो मानसिकता है, जिस मानसिकता की वो ग्रसित हैं, उनको एक नया देश मिल रहा है। उन्हें सेकुलर बांग्लादेश नहीं चाहिए, और जिसको सेकुलर बांग्लादेश नहीं चाहिए उसके लिए आज देख रहे हैं कि किस तरह से हिंदुओं का वहां से पलायन हो रहा है, या हिंदू किस तरह से वहां मारा काटा जा रहा है, उनके साथ किस तरह से ज्यादतियां हो रही हैं। तो ठीक है, इस प्रक्रिया पे बाकी आगे देखते हैं अभी आगे क्या होता है। जी संदीप जी, इसके साथ ही एक और घटना, कुछ घटनाएं हुई हैं वो बड़ी चिंता करने वाली हैं। उसमें क्या कर रहे हैं कि टीएमसी के लोग, ऐसा आरोप लगाया जा रहा था कि टीएमसी के नेता जो है वो बीएलओ को अपने कब्जे में कर लेते हैं और बीएलओ से कहते हैं कि मेरे ही पार्टी ऑफिस में बैठ जाओ, यहीं पे सबके नाम सबको ओके कर दो। तो एक तो ये दिक्कत है, उसमें क्या कर रहे हैं कि हिंदू वोटर्स के नाम काट रहे हैं, जिससे कि जिस अनुपात में लोग गए हैं उस अनुपात में इधर भी कम हो जाए, जिससे कि जब चुनाव हो अगले साल तो ममता को कोई परेशानी न हो। ये कितने खतरे की बात है? नहीं, यह बात तो बहुत गंभीर है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में बैठने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन का डायरेक्टिव्स है कि जो पोलिंग बूथ बने हुए हैं उन पोलिंग बूथ के पे ही आप जाके बैठें, और पोलिंग बूथ पे हर पॉलिटिकल पार्टी का आदमी जा सकता है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में जाकर के बीएलओ को बैठने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बात यह है कि अगर इस तरह की चीज हो रही है तो निश्चित ही इलेक्शन कमीशन तक ये बात पहुंचेगी तो गंभीरता से लेगा और उन्हें प्रॉपर सिक्योरिटी मुहैया कराई जाएगी, क्योंकि अगर ये चीज नहीं की गई तो पूरी प्रक्रिया ही कहीं ना कहीं विफल हो जाएगी जो है। और ये भी तो खतरा है, मान लीजिए बीएलओ जो है आते हैं, अब कई बीएलओ तो रिजाइन करने की धमकी दे चुके, कई ने कर दिया। आज मैं अखबार पढ़ रहा था तो कहते हैं प्रेशर बहुत है। तो ये क्या है मामला पूरा? भाई बीएलओ तो, एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं अपना वोटर लिस्ट में नाम ठीक कराने के लिए मैं कम से कम 3-4 बीएलओ से मिला, क्योंकि 6 साल पहले मैं कहीं और था, अब मैंने दूसरा घर ले लिया है। तो मैंने तो बहुत अच्छा व्यवहार देखा,
कम से कम नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो मैंने देखा, बहुत ही अच्छा व्यवहार और बहुत मेहनत कर रहे हैं वो लोग। और अभी जो घटनाएं दिख रही हैं कि बीएलओ परेशान है बहुत, क्या टेंशन है उनको, क्या उनको धमकी मिल रही है, या तनाव ज्यादा है काम करने का, इसका क्या असर होगा, ये मामला पूरा क्या है? देखिए, पहली बात तो राकेश जी, उत्तर प्रदेश और नोएडा से आप तुलना नहीं कर सकते पश्चिम बंगाल की स्थिति की। हम्म, हम्म, यहाँ पर पब्लिक में एक सकारात्मक संदेश है और सकारात्मक सुरक्षा का भाव भी लोगों के अंदर है, चाहे वो बीएलओ हो, चाहे मतदाता हो, चाहे कोई भी हो। तो ऐसी स्थिति में हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, सहयोग कर रहा है कि 2027 में जो चुनाव होने वाला है, उसके लिए इस प्रक्रिया को जो है पूरा किया जाए। एक बात जो हम्म। यहाँ पे आ रही है, इलेक्शन कमीशन का दबाव तो है, इस पे कोई दो राय नहीं है। और इलेक्शन कमीशन को ये सच्चाई पता है कि अगर हम दबाव नहीं डालेंगे तो एन केन प्रकार बहाने करके इस प्रक्रिया को लिंगरान किया जाएगा, जिसपे कोई मतलब रीजनेबल आदमी इस चीज को एग्री नहीं करेगा। तो यहाँ पर बीएलओ पे ही दबाव नहीं है, आप क्या जानते हैं, पूरे प्रशासन पे दबाव है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर के नीचे के तहसीलदार तक, नायब तहसीलदार तक, हर कोई जिसका इस प्रक्रिया में ड्यूटी लगी हुई, सबके ऊपर दबाव है। और सबको डिजिटली हर चीज को अपडेट करना है कि हमने कितने परसेंट कहाँ तक काम कर लिया है, कितने फॉर्म बांट लिए हैं, कितने फॉर्म हमारे पास रिटर्न सबमिट हो गए वापस आकर के। तो ऑल दी डिटेल्स यू हैव टू सबमिट। और जो फॉर्म इकट्ठा करने हैं उसमें कहीं न कहीं जो पश्चिम बंगाल की बात आप कह रही हैं, जनता कहीं न कहीं असहयोग कर रही है, या एक तरह से कहें कि उनका ये है कि इसको विफल किया जाए। खासकर जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। क्यों? तो क्योंकि इसके लिए इसके लिए क्या करना होगा? केंद्र सरकार के पास तो ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को बीएलओ के साथ लगाया जाए? नहीं, पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथ साथ मैं तो ये कहूंगा कि बीएलओ इफ द सिंगल पर्सन ना हो, इसको दो सदस्यों की बॉडी बना दें, जिसमें कि हम्म, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर हो और एक स्टेट गवर्नमेंट का हो। दोनों ही संस्थाओं के, केंद्र और राज्य दोनों के संघ के अधिकारी हों। और साथ में बीएलओ को कम से कम एक कांस्टेबल तो देना चाहिए, अगर कोई ऐसी बात हो रही है जिसके चलते कि मतलब इस सिक्योरिटी की भावना उसके अंदर भी रहे कि अगर कोई कुछ होगा तो मुझे जो है 100 नंबर कॉल नहीं लगानी पड़ेगी, बल्कि जो पुलिस वाला मेरे साथ चल रहा है मेरी सुरक्षा के लिए वह है। तो पश्चिम बंगाल की जहां तक स्थिति है, मेरा तो सजेशन है कि बीएलओ के साथ साथ एक अधिकारी और उसके साथ केंद्र सरकार का कर्मचारी लगाना चाहिए। और दूसरी, एक कांस्टेबल या महिला अगर बीएलओ है तो उसके साथ महिला पुलिस जो है कम से कम एक देना चाहिए, जिससे कि किसी तरह की अगर अनहोनी होती है उनके साथ तो इन सब बातों पर। लेकिन हाँ, एक चीज मैं मानूंगा कि जो आत्महत्या की घटना अगर हुई है, क्योंकि आत्महत्या तो मैं मान नहीं सकता, इसमें कहीं कहीं मुझे क्रिमिनल एंगल नजर आता है। क्योंकि जी। अगर कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि वह इलेक्शन प्रक्रिया में या कुछ इस तरह के दबाव इतना महसूस करेगा कि वो आत्महत्या जैसा निर्णय ले। और बिल्कुल। सरकारी कर्मचारी के अंदर धैर्य, पेशेंस, ये सारी चीजें होती हैं, क्योंकि वो बहुत मास लेवल पे पब्लिक डीलिंग करते हैं। किसी भी हम्म, विभाग का अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उसको पता होता है कि सुबह से शाम तक अगर 200 लोगों को हमें डील करना है तो कैसे करना है। तो ऐसी स्थिति में जो थियरी अखबारों में गढ़ी जा रही है कि बीएलओ ने सुसाइड कर ली है, मैं इस बात को तब तक नहीं मानूंगा जब तक कि कोई कंक्लूसिव प्रूफ ना आ जाए। यह निश्चित ही हत्या भी हो सकती है पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, और इसको फिर जो है इसमें कहा जा सकता है कि ये दिखाने की कोशिश की गई हो कि बीएलओ ने प्रेशर में आकर के आत्महत्या कर ली, या बीएलओ को भड़काने की कोशिश हो रही है कि बीएलओ काम करना बंद कर दें कहीं ना कहीं। तो ये पूरी तरह से साजिश हो रही है। तो इसलिए पुलिस को इसमें अंदर तक जाना चाहिए कि बीएलओ के सुसाइड के पीछे का राज क्या है। आमतौर पर देखें तो मुझे लगता है बंगाल में ही ये दिक्कत होगी, और तो किसी राज्य में मेरा ख्याल है इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उधर इधर से बांग्लादेशी बाहर चले गए, और उसकी वजह से जो आरोप लग रहे हैं वो ये कि हिंदू वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। इन सबको देखें अगर, तो घुसपैठिए ही सामने आते हैं। अब घुसपैठियों को जो लाया वो भी उतना ही बड़ा जिम्मेवार आदमी है। तो जिसने पेपर बनवाया उनका, जिसने सारे काम कराए उनके, ये कैसे इसको पूरे रैकेट को कैसे खत्म किया जाए? संदीप जी, सेंट्रल गवर्नमेंट है अपनी, लेकिन वहां पर तो बंगाल की ममता गवर्नमेंट है, वो कैसे ये सब, इससे कैसे निपटा जाए? कोई बताएं, सरकार क्या सोच रही है इस पर?
देखिए, सरकार का स्टैंड तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं हूँ और ना ही क्या इस होना तरह का। चाहिए? लेकिन क्या मेरा क्या। होना चाहिए, इस पर जो मैंने कहा कि केंद्र सरकार के पास डेटा कलेक्शन ही हो रहा है। इसको आप एसआईआर केवल मत कहिए, इसे कहें कि डेटा कलेक्शन। तो डेटा हम्म। कलेक्शन में मैंने आपको 3 हिस्से बताए। इसमें आप देखिए, एक में है जिसमें आप खुद को वेरीफाई कर रहे हैं कि 22 साल पहले भी मैं भारत का वोटर था। हम्म। तो जो हम्म। 22 साल से वोटर है, उसके लिए सरकार कहीं से गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने जा रही है कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि अगर आप एंटी नेशनल होते, देश के लिए खतरा होते, या कहीं बाहरी नागरिक भी होते, तो 22 साल में हम्म। आपका कुछ ना कुछ रिकॉर्ड क्रिमिनल बन जाता। इसलिए उस पर जी। सरकार का ध्यान नहीं है। लेकिन जहां पर आप अपने आप को ये कह रहे हो कि 22 साल पहले मेरे परिवार का कोई सदस्य वोटर लिस्ट में था, और उससे आप अपने आप को कनेक्ट कर रहे हो, तो इनके लिए थोड़ा सा इन सब डेटा को सरकार निश्चित ही आगे तक ले जाएगी। और आज की तारीख में डिजिटल चीजें ऐसी कनेक्ट है राकेश जी, कि आप तो जी। मानते हैं इस बात को कि आपके पास जो मोबाइल की सिम है आज की तारीख में हम्म। आपके नाम की ही है, आपके किसी जानने वाले की नाम है। एक समय होता था हम्म। कि आप किसी का आधार फोटो कॉपी करा के ले जाइए और सिम खरीद लीजिए, हम्म। और हम्म। एक सिम के साथ दूसरा नंबर जुड़ा हुआ है। आपके हाँ। एक मोबाइल के साथ एक मोबाइल हम्म। और जुड़ा हुआ है, और वह हाँ। किसी न किसी का जानने वाले का है। तो हाँ। अब वह मोबाइल सपोज करिए इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में जाता है कि मिस्टर एक्स का मोबाइल नंबर है, हम्म। और आप अपना नाम डालते हैं कि मैं हम्म। मिस्टर वाई हूं, तो ये मोबाइल कनेक्शन से चीजें तो वेरीफाई होंगे ही होंगे। पैन में आपके नंबर गए ही गए होंगे, आधार में वो मोबाइल नंबर गया ही गया होगा। तो हम्म। बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार आपको बताएगी तो नहीं, लेकिन इस कंक्लूजन पे तो पहुंच जाएगी कि 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति जो एक नाम के हैं, या जो बाहरी व्यक्ति आए हैं जिनका अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो हम्म। आने वाले समय में आपने अगर इलेक्शन कमीशन का सुना हो, तो एआई मॉड्यूल का भी प्रयोग भारत निर्वाचन आयोग कर रहा है। अब एआई जी। मॉड्यूल आपको भी पता है कि उस ब्रेन के पीछे कौन से सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, क्या चीजें हैं। तो इलेक्शन कमीशन इतने आसानी से चीजों को, लोगों को मैनिपुलेट करने का मौका नहीं देगा। और हम्म। जो चीजें आपको ऑप्शन दी जा रही हैं, सपोज करिए जैसे मैंने आपसे बताया कि फॉर्म में आपको कहीं बाध्यता नहीं कि आप अपना आधार नंबर दीजिए, हम्म। लेकिन मोबाइल नंबर भी ऑप्शनल ही रखा हुआ है। लेकिन आप अगर मोबाइल नंबर देंगे, तो वह मोबाइल कहीं न कहीं आपके आधार से लिंक है। तो हाँ, बिल्कुल। इनडायरेक्टली सरकार के पास आपका आधार तो आ ही गया। और बिल्कुल। आपका आधार नहीं आया, चलिए आपके फैमिली मेंबर का आधार आ गया। आपके हम्म। फैमिली मेंबर का अगर आधार आ गया, आपके फैमिली मेंबर का पैन आ गया, तो कहीं न कहीं से सॉफ्टवेयर इसको सिंक्रोनाइज़ करके चीज़ों को निकाल सकता है। और ऐसी स्थिति में बांग्लादेशियों के लिए मैं तो देख रहा हूँ ये भगदड़ आखिर क्यों मच गई राकेश जी, मैं इस चीज़ से हाँ, बड़ा मैं आश्चर्यचकित वही हूँ। मैं तो सोच रहा था कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर अगर होगा, तो भाईचारा बढ़ाने वाले लोग, दोनों भाई, बंगाली भाई और बांग्लादेशी भाई दोनों मिलके कहेंगे कि हम तो एसआईआर का विरोध करते हैं, हम एसआईआर में करने नहीं देंगे, या कुछ इस तरह की। यहाँ हम्म। भाई भाग रहा है और दूसरा भाई रोक नहीं रहा है। तो दूसरा भाई नहीं रोक रहा है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि एसआईआर से दूसरे भाई को फायदा हो रहा है। क्योंकि जो दूसरा हाँ। बंगाली भाई है, उसको तो देख हाँ। लिया 2003 की लिस्ट में मेरा नाम है, मेरा नाम तो कटने जाने वाला नहीं, मुझे तो आधार देने की भी जरूरत नहीं है, मुझे मोबाइल नंबर देने की भी जरूरत नहीं है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको भगाओ पहले, ये भागेगा तो इसके बगल वाली प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी, इसकी जो गाड़ी खड़ी है 10 लाख की हमारी हो जाएगी, इसको किसी डरा के भगाओ। ये चीज जरूरी हो रही है। और बांग्लादेशी इसीलिए भाग रहे हैं वहां से कि वो भाईचारे वाले जो लोग हैं, उन्होंने उनके साथ धोखा कर दिया है। संदीप जी, ये असम में जो हो रहा है, 1950 के पुराने लॉ की बात भी की जा रही है बीच बीच में, इसका क्या माजरा है? देखिए, असम हो, नॉर्थ ईस्ट के और स्टेट हो, मेघालय है, बाकी जगहों पे भी उस एक्ट के प्रावधान लागू होते हैं। और जी। उस एक्ट में जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है। सेंट्रल हम्म। गवर्नमेंट की पावर डेलीगेट करने को है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को पावर डेलीगेट कर दे। और हम्म। सोचिए इतना बड़ा कानून बना हुआ है आज, 70 साल हो गए, लेकिन हम हम्म। लोग न उसका कभी उपयोग किए, न उसके बारे में कभी जान पाए। तो मैं तो सैल्यूट करूंगा कि अगर हेमंत विश्व शर्मा ने ऐसा कानून निकाला, कांग्रेस का पास किया होगा, कि जिसमें कि हम हम्म। बांग्लादेशियों को तो 24 घंटे के अंदर कह सकते हैं भाई गेट आउट, गेट आउट। हम्म। हम्म। और अगर नहीं गेट आउट तो जेल के लिए तैयार हो जाओ।
हम्म, अरे तो संदीप जी, मुझे याद है पार्लियामेंट में 98 का शायद साल था या 99 का, यही ममता बनर्जी ने खड़े होके कहा, आप अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक कानून लाइए। हम्म और खूब हंगामा किया था उन्होंने, शायद मेरे ख्याल से कागज वगज फाड़ के फेंक दिया था स्पीकर के सामने में। कोई मामला था इस तरह का, तो कोई हुआ है? उस समय जो वोटर था ना, जो आज ममता दीदी का वोटर है, वो टीएमसी का, उसका कम्युनिस्टों का वोटर था, कम्युनिस्ट ज्योतिदा को पार्टी वोट का। करता था, ज्योतिदा को वोट करता था। तो बांग्लादेशी हमेशा से उसके साथ रहा है जो खास करके उनके इंटरेस्ट को पूरा करता है। तो आज बांग्लादेशियों का इंटरेस्ट ममता दीदी पूरा कर रही थी, तो ममता दीदी के साथ था। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि बांग्लादेशी आखिर भाग क्यों रहा है, वो ममता दीदी के साथ धरना उरना क्यों नहीं दे रहा है, ममता दीदी के साथ खड़ा क्यों नहीं है रो रहा। उसको भी समझ में आ गया है कि दीदी अब कमजोर पड़ गई है, हम लोगों को जेल भिजवा के मानेगी, इसलिए हम ही लोग भाग लेते हैं। बहन भाई का साथ निभाने की जरूरत नहीं है। बहन भाई का जो प्रेम है ना, वो कहीं ना कहीं बहन भी नहीं बोल रही है। सबसे बड़ी आश्चर्य तो राकेश जी इसका है, बहन का आपने कोई बयान सुना कि हम बंगाली को नहीं जाने देगा? हाँ, कहीं वो बसीर घाट जो बता रहे हैं ना, वहां पे जाके लंगर वगैरह भी बहन नहीं चलवा रही है। चलवाना चाहिए, हाँ, बांग्लादेशी सब भागे हुए हैं, हाँ, वहां तो लंगर हाँ। चलना चाहिए बांग्लादेशियों के लिए, ममता दीदी का। नहीं, वो दिख तो जाएंगे ना, बहन जी दिख जाएंगी ना ममता दीदी, कि उनको हाँ, लंगर करा रही है। नहीं ममता दीदी तो घोषित है, ममता दीदी तो आपरोट आपरोच आपरोट पता नहीं कैसे कैसे बयान उनके आते हैं, बोलती रहती हैं। तो ये सब बयान तो मुखर हैं अपने बांग्लादेशी भाइयों के लिए। उनको किसी तरह की शर्म थोड़ी ना है कि मतलब पर्दे के पीछे करना है। लेकिन तो लेकिन संदीप जी, जी, एक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है और दूसरा एक और मुख्यमंत्री है, वो है योगी आदित्यनाथ। अब इन्होंने तो डिटेंशन सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में खोलने की बात कह दी है यूपी में। कहा कि जितने बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, इनको पकड़ो, डिटेन करो और उसके बाद इनको कार्रवाई के बाद इनको वापस भेज दो। राकेश जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कहीं न कहीं कुछ गद्दार लोग भी पड़े हुए हैं देश के अंदर। हम्म। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मेरे से एक जानने वाले हैं, इंडस्ट्री में हैं, वो कह रहे हैं कि यार ये बांग्लादेशी अगर भागेंगे तो हमारी लेबर कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, हम्म। लेबर कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। ये हम्म। सोचना क्या है? हम्म, सोसाइटी में मेड जो है भाग रही हैं। हम्म। बांग्लादेशी मेड थी तो पता चलता था यहाँ की नौकरी खा रही थी और आधे दाम पे काम करने के लिए तैयार थी। हम्म। तो ऐसे लोग भी हैं कि जिनको बांग्लादेशियों के भागने पर यह सहानुभूति है कि मेरा आर्थिक इंटरेस्ट जो है प्रभावी हो रहा है, मेरी लेबर कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, मैं प्रोजेक्ट कैसे पूरा करूंगा, मुझे तो लॉस हो जाएगा। हम्म, तो हम्म। ऐसे आप देखिए ना, इस तरह की सोच कितने लोगों की है, तो ये तो अब इसी का बड़ा। एक और पहलू ये भी है कि कांग्रेस ने रामलीला ग्राउंड में एसआईआर का विरोध करने के लिए एक भारी रैली बुलाई है। अब उसको मतलब एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा है और उससे फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, और ये कहा जाएगा कि बिहार में हम इसीलिए हारे। एस आई और आर इज नॉट ए इश्यू, एस आई आर इज नॉट ए इश्यू वो राकेश तो जी, बात ठीक है, हाँ, ये तो कोई हम इश्यू और है आप ही कह रहे हैं। नहीं। भाई ये तो मैं जिस ये तो जगह पे इस समय बैठा हूँ राकेश जी, यह मुस्लिम बहुल हम्म। एरिया है। मैं अपने हम्म। होम टाउन में हूँ इस समय। और हम्म। यहाँ पर एक समय था कि मुस्लिमों की आबादी 80% 90% हुआ करती थी। ये आप कहाँ की बात कर रहे हैं? मैं संत कबीर नगर की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के। हाँ, क्या बात है। हाँ, तो यहाँ पर जब किसी मुस्लिम का नाम कटा ही नहीं है जो यहाँ का रहने वाला है, तो वो तो शाम से अपना जाके बीएलओ को पेपर दे रहा है, उसको एसआईआर से क्या लेना देना है? उसको शाम दिख रहा है कि 2003 की लिस्ट में मेरा नाम है, और मेरा ही नाम नहीं है, मेरा नाम है, मेरे बाबा का है, मेरे पिताजी का है, मेरे दादा का है, जो मर गए हैं उनका नाम भी 2003 वाली लिस्ट में अभी तक सही सलामत पड़ा हुआ है। तो वो क्यों हम्म। आंदोलन करेगा, वो क्यों जाएगा इनके रामलीला मैदान में सुनने के लिए? देखिए, कांग्रेस का हर चीज एक कहते हैं ना, बीपीओ को आउटसोर्स कर दिया जाता है। अब जैसे कहते हैं ना, कभी एक समय हुआ करता था केंद्र सरकार से फंड आता था सरकारी विभागों को कि इसको खर्च करो। अब जरूरत ना भी हो, जहां पर एक भी पेशाब करने वाला आदमी ना हो, वहां भी एक यूरिनल बनवाओ, पानी की टंकी रखो, सब कुछ रखो।
और फिर वो कबाड़ हो जाता था। तो यही कांग्रेस में होता है। अब ऊपर से आदेश आया होगा कि 200 करोड़ रुपए रामलीला मैदान में हम लोगों को खर्च करने हैं, तो सारे प्रोजेक्ट पूरा हो जाएंगे। गाड़ी में लाद करके किराए के लोग आएंगे जिनको न कांग्रेस की विचारधारा से कोई लेना देना होगा, न एसआईआर से कोई लेना देना होगा। उनको दिहाड़ी तय की जाएगी, भाई सुबह हम आपको 6 बजे छोड़ेंगे और शाम को 4 बजे उठा के ले जाएंगे, आपको जहां है वहां पहुंचा देंगे। और भीड़ दिखेगी, जय जय होगा, बस लगेगा कांग्रेस की अब हम चुनाव जीत जाएंगे। भाई इन सब चीजों से नहीं होता है। आप ऐसे नरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हो जिसका जनता का कोई कंसर्न ही नहीं है। आप जनता के कोई लेकिन मुद्दे उठाइए। लेकिन संदीप जी, ये लोग जो बांग्लादेश भागे हैं बंगाल छोड़ के, सीमावर्ती इलाकों को छोड़ के, ये फिर से भी तो वापस आ सकते हैं आफ्टर एसआईआर। देखिए, अच्छा बांग्लादेश से वापस आने की बात आप कर रहे हैं। हाँ, हाँ। देखिए एक बात बताऊं कि एसआईआर के बाद आने की संभावनाएं अब कम हो रही हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो डेटा है उसमें से अभी तकरीबन 146 किलोमीटर का जो बॉर्डर से लगता एरिया है बांग्लादेश से, और वो खास करके गंगा नदी वाला एरिया है और सुंदरबन का एरिया है, जो सुंदरबन का जी, जी, डेल्टा है। सुंदरबन, तो सुंदरबन। ये सुंदरबन यहाँ पे फेंसिंग हो नहीं पा रही है, तो यहाँ पर विजिल बीएसएफ को बड़ी तगड़ी रखनी पड़ेगी। और आज की तारीख में जिम्मेदारी से फेंसिंग का काम चल रहा है, लेकिन क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने जमीन ही नहीं एक्वायर किया है, कुछ जगह पे जहां पे फेंसिंग हो भी सकती है उसमें करीब 116 किलोमीटर का एरिया है जहां पे जमीन एक्वायर ही नहीं किया पश्चिम बंगाल सरकार ने। तो जो नॉन कोऑपरेशन बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, ये कहीं न कहीं बंगाल की सिक्योरिटी के लिए तो खतरा पैदा कर रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जो गए हैं वापस भी नहीं आ सकते, क्योंकि वो रास्ता जो चुन रहे हैं वो नदी का रास्ता चुन रहे हैं, पानी का रास्ता चुन रहे हैं। पानी पे कोई फेंसिंग नहीं हो सकती है, दोनों तरफ मतलब सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए हम एक जो कहते हैं ना कि 100% प्रूफ सिस्टम हो, वो नहीं बन सकता जब तक कि फेंसिंग न की जाए। तो इस पे सरकार को सोचना पड़ेगा कि भाई हमको इन चीजों को भी देखना है कि सरकार कोऑपरेशन करे कि ना करे, उसके बावजूद कहीं न कहीं हमें फेंसिंग पे और बॉर्डर विजिल पे जो है ध्यान देना पड़ेगा। बांग्लादेशी आएगा, लेकिन अगर उसके पास पेपर नहीं होंगे और कहीं ना हो सके वापस आने के बाद रिजीम ही बदल जाए, रिजीम बदलने तो के बाद तो कोई हिम्मत भी नहीं करेगा यहाँ आने की। क्योंकि तो आपने एक तरह से देख। योगी जी का कहा ना। अब हाँ, योगी जी का जो खौफ है, मुझे नहीं लगता है कि नोएडा में, गाजियाबाद में, दिल्ली एनसीआर में या किसी भी राज्य में, लखनऊ में, कहीं भी बांग्लादेशी जिस तरह पश्चिम बंगाल जैसी जगह से जब भाग रहा है तो यहाँ रुकेगा, यहाँ से भी निकल लेगा। मैंने कही ना उनकी बात जिसके बारे में कि वो कह रहे मेरी लेबर कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, तो निश्चित ही उनके लेबर भाग रहे हैं कहीं ना कहीं। वो लेबर भागने का उनका जो डर था, वही वो बयान था कि मेरी कॉस्टिंग बढ़ रही है। तो दिल्ली एनसीआर में भी भगदड़ मची हुई है। आप इस बात को मानिए, अगर कोई बांग्लादेशी मेड हो तो आपके सोसाइटी में कहीं भी, तो आप पूछिए वो नहीं, छोड़ के हमारी भाग गई है की तारीख। हमारी मेड चली गई। चली गई ना, और बांग्लादेशी थी। ये कहकर गई कि बहुत नहीं, वो मुर्शिदाबाद कहती थी। वो सब लो, मुर्शिदाबाद की थे। मैंने कई बार पूछा उससे, और चली गई। और ये कहकर गई कि उसकी तबीयत खराब है, और अब उसकी तबीयत का हाल पूछने के लिए हम लोगों ने फोन किया तो फोन बंद आ रहा है। तो अब हो सकता है यही हो मामला। ये सारी भाग लेकिन रहे हैं, सारी भाग रहे मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो वोट चोरी का की आवाज लगाई जा रही थी, तो ये तो हैं। बंगाल में, इसका मतलब है कि अभी तक ये जो भाग रहे हैं, इसका मतलब ये प्रूफ है इस बात का कि वोट चोरी तो अभी तक बंगाल में हो रही थी। वोट चोरी का ही तो रूप था ना संदीप जी, भाई कि बाहर कायदे के से लोग आपको वोट कर रहे हैं, अंदर वाले वोट ही नहीं दे पा रहे। वोट चोरी अगर है तो आप रोकिए ना जाकर के, जो बांग्लादेश भाग रहे हैं कहिए ना आप भारत के हम्म, नागरिक हो, आप क्यों जा रहे हो। वो तो कैमरे बिल्कुल। में खुल के कह रहे हैं कि हम तो बांग्लादेश के फला डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, हम तो 2 साल मैं से। ये कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ संदीप जी, कि जो विपक्ष जो है वोट चोरी का आरोप लगा रहा था, तो विपक्ष खुद वोट चोरी कर रहा है इस तरह से, ये मैं कह रहा हूँ। जनता आंख मूंद बांग के नहीं बैठी है राकेश जी। पॉलिटिकल जी, पार्टी बायस्ड हो सकती है, राजनीतिक दल बायस्ड हो सकते हैं, लेकिन जनता बायस्ड दिखता नहीं है। सबको जनता है। को सबको दिखता है भाई। आपको कर्नाटका में वोट चोरी नहीं हुआ, हिमाचल में वोट चोरी नहीं हाँ, हुआ हाँ, है, हाँ, जहां आप जीते वहां वोट चोरी नहीं हुआ।
और जहां आप हारे वहां वोट चोरी हो गया। अरे सबसे बढ़िया तो मैं तो कहूंगा, अगर वोट चोरी सही गंभीरता है, आप बोलिए सिद्धारमैया सरकार, कर्नाटक सरकार को और हिमाचल सरकार को कि रिजाइन करे और कहे हम चाहते हैं यहाँ पोस्टल बैलेट से चुनाव हो जाए, रिजाइन दीजिए। हम्म, हम्म, या कांग्रेस के जितने सांसद हैं वो रिजाइन करें कि हम चाहते हैं हमारी सभी लोकसभाओं में जहां जहां हम जीते हैं यहाँ वोट चोरी हुई है, हम जो है बैलेट से चाहते हैं इसलिए हम रिजाइन करेंगे। तो एक दिन के लिए तो आप अपनी सीट कुर्बानी कर नहीं सकते और जनता को हम्म, गुमराह कर रहे हैं। भाई आप, वोट चोरी हो रहा है पश्चिम बंगाल में, रैली करना चाह रहे हैं दिल्ली में, दिल्ली में खासियत जानते हैं क्यों करना चाहते हैं? दिल्ली में दिहाड़ी मजदूर तुरंत मिल जाएंगे। हाँ, और वो ये उनको ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेंगे कि बने रहो, देखते हैं कोई क्या कर लेता है, टाइप टाइप टाइप। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। खैर, एसआईआर में एक तरह से कहें तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण और धारदार हथियार साबित हुआ है। लोग, बहुत सारे लोग डर के मारे, जो अवैध बांग्लादेशी थे, डर के मारे भाग रहे हैं। और बहुत सारों की छटनी यहाँ हो जाएगी जब बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, जब बीएलओज अपना सही काम कर पाएंगे तब। संदीप जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और बहुत सारे मुद्दों पर आपने बात रखी अपनी, और बताया हमारे दर्शकों को कि एक्चुअली पश्चिम बंगाल में एसआईआर के लेवल पर क्या हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राकेश जी, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने धैर्य से सुना और हमारी बातों को जो है आम जनता तक भी पहुंचाएं, खुद ही ना देखें बाकी और बिल्कुल, लोगों तक पहुंचाएं, जिससे बिल्कुल जो है जागरूकता शेयर करें। लोगों के बीच बढ़े। धन्यवाद। शेयर करें, बिल्कुल।